अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। इलेक्शन से 10 दिन के अंदर अंदर पहले बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ सजाओं की आज हैट्रिक मुकम्मल हो गई है। तीसरे केस में भी आज जो इद्दत का केस था उसमें भी बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है अदालत की जानिब से। और साथ ही साथ इस केस के अंदर जो है ये कहा गया है कि जो यकम जनवरी का निकाह था उसे भी अदालत ने गैर कानूनी करार दे दिया है। इस केस का बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनके इलेक्शन के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में जा रही है 8 फरवरी को, उस पर क्या असर पड़ेगा, तहरीक इंसाफ के वोटर पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में नाज़रीन। और इसके अलावा अब मामला जो है इस केस के बाद जो नेक्स्ट है वो अब मामला 9 मई वाला खुलने वाला है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, जो कि आज 3 से 4 बादाम गवाह सामने आए हैं। शेख रशीद के खिलाफ उन्होंने गवाही दी है, जिनमें सदाकत अब्बासी है, वासक क़य्यूम अब्बासी हैं और अजमल साबित जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटिंग इस वक्त मौजूदा इलेक्शन में MNA के कैंडिडेट हैं चक्री चकवेरी खान से, वो भी बादामाफ गवाह बने इस केस के अंदर। उन पर तहरीक इंसाफ का लाएमल क्या होगा और इसके अलावा तहरीक इंसाफ की अब लीगल स्ट्रेटजी तो जाहिर है इन केसेस के खिलाफ वो अपील करेंगे सजाओं के खिलाफ, लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या होगी प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी रऊफ हसन साहब ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि आज बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तीसरी सजा हुई है 1 हफ्ते के अंदर, और वो भी अब इलेक्शन में सिर्फ 5 दिन अब बाकी रह गए हैं। क्या कहेंगे सर, आपका लायामल ज़ाहिर दो तरह के हैं, एक है सियासी लायामल, एक है लीगल तरह के आपने अपीलें करनी है सारी सजाओं के खिलाफ। पॉलिटिकल लायामल अब आपका क्या है इसके आगे? ये तीसरी सज़ा और आइंदा आने वाली सज़ाएं जो हैं ये सब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लंदन प्लान की स्टेजेस हैं जो कि हमारे सामने आ रही हैं। इसका हमें एहसास था, जानते थे, हमें पता था, हम इसके बारे में लिखते रहे हैं, बोलते रहे हैं, सारा कुछ वही वो एक एक करके वो सब कुछ सामने आ रहा है। यू आर नॉट सरप्राइज? तो नो, नॉट एट ऑल। और आने वाली सज़ाओं से भी हम बिल्कुल सरप्राइज नहीं होंगे। और अब ये वो एक अंग्रेज़ी ज़ुबान में एक लफ्ज़ है कि ग्रोटेस्क, ये ग्रोटेस्क के कॉन्टेक्स्ट में अब आ चुका हुआ है, जहाँ की मतलब कुछ उसका कोई रैशनल नहीं होता, उसका कोई लॉजिक नहीं होता, उसकी कोई मीनिंग नहीं रहती है। ये अब सज़ाओं के उस कॉन्टेक्स्ट में आ गए हैं। अब तो सुना है कि जजेस जो हैं जो ये सज़ाएं देते रहे, ख़ासकर वो जनाब बशीर साहब जो कि पता नहीं कितनी एक्सटेंशंस लेके हैं, वो भी कहते हैं कि मैं थक गया हूँ, मुझे अब जाने दें। तो शायद उसको एक्सटेंशन आप लोगों ने दी थी उनको? ये अब मैंने कहा है ना कि एक्सटेंशंस पता नहीं कितनी एक्सटेंशंस मिल चुकी हुई है उनको। तो ये सिस्टम जो है ना, हम तो बात करते हैं, किया था पीटीआई ने 2017-18 में जब इन्होंने मियां नवाज शरीफ को सजाएं दी थी बशीर साहब को। नहीं, किसी ने प्रेस नहीं किया था उनको जी, लेकिन हमारा सिस्टम तो उन्होंने बात, पैनामा पेपर्स की बात हुई थी, पैनामा पेपर्स जब लीक हुए थे तो उस PIT की रिपोर्ट के बारे में बात हुई थी, इनके बारे में बात इनको अप्रिशिएट किया था जब इन्होंने सजा दी थी मियां नवाज शरीफ को। उस वक्त बाहर सूरत नवाफल की बात भी हुई थी, आपके कुछ लोगों ने जिनमें शहबाज गिल वगैरह, उन्होंने कहा था कि बस अब आगे जज बशीर जो है वो टैंक लेके दौड़ गए जनाब, आगे इस पे शरअ दस्तूर पे अब कोई नहीं बचेगा जनाब। तो बड़ा उनको हीरो बना के पेश किया गया था उस वक्त। देखिए मसला ये है कि ये मकाम फ़िक्र है कि एक जज को हर आने वाली हुकूमत ने किस तरीके से इस्तेमाल हुआ, और वो इस्तेमाल हुआ है और अब भी हो रहा है। ये मकाम फ़िक्र है। इसको आपको ज़रा थोड़ा सा जो आप ये मानते हैं कि जज बशीर आपके खिलाफ इस्तेमाल हुए, ये नून लीग के खिलाफ भी इस्तेमाल हुए थे, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ भी इस्तेमाल हुए थे, यही कर देते रहे हैं। ये नहीं कि आती रही हैं, और यही अब भी इस्तेमाल हो रहे हैं, अब भी आ रहे हैं, सारा कुछ है। उस वक्त भी आपको पता था हमने इस्तेमाल नहीं किया। मैं आप सारे में देखे में था उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ के खिलाफ भी जज बशीर साहब इस्तेमाल हो रहे हैं। मियां नवाज शरीफ के साथ जो सारे जो मुकदमात थे वो फैक्ट बेस्ड थे। पैनामा की पानी की रेवलेशंस के बाद उन्होंने JIT की रिपोर्ट जो है वो आज तक पड़ी हुई है। आज तक इन्होंने उन्होंने सबूत पेश नहीं किए कि वो दौलतें कहाँ से आई। उनकी स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, कभी कहाँ पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर भी उन्होंने कहा, फिर लेटर आखिर में जो सबूत आया वो सिर्फ कतरी खत था। वो फैक्ट बेस्ड मुकदमात थे। उनके बाद जो भी सजा जो होनी चाहिए थी उससे बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी उनको, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया हुआ है। अभी तो आप कह रहे थे वो इस्तेमाल हुए, उस वक्त भी इस्तेमाल हुए, अब भी इस्तेमाल हुए। जब आप कह रहे फैक्ट बेस्ड है फिर इस्तेमाल होना, जब सिस्टम कोलैप्स करता है ना तो फिर हर कोई इस्तेमाल हो रहा होता है ना। जो पावर्स होती हैं वो इस्तेमाल करती हैं। गलत हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। अगर पास्ट में भी गलत हुआ है तो गलत हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम है कि आप कंपैरिजन इनेक्ट ना करें खान साहब के दरमियान और इनके दरमियान। ये जो लोग हैं जिनके खिलाफ सजाएं हुई थी ये सर्टिफाइड चोर हैं, डाकू हैं। नहीं, सर्टिफाइड चोर, डाकू और एब्सकॉन्डर्स छोड़े। 15 दिन में आपने उनको क्लेंस कर दिया। उस दिन मैंने कहा था नई नवेली दुल्हन की तरह। ये किस जुडिशियल सिस्टम में ये होता है? 15 दिन में हर मुकदमा जो है उनका वो खारिज कर दिया गया।
उनको हर राइट दे दिया गया, उनको वीवीआईपी प्रोटोकॉल में उनको रिसीव किया गया। आपके इंस्टीट्यूशंस जो थे वो उनको रिसीव करने एयरपोर्ट तक जाते थे। आपको नजर नहीं आ रहा? तो ये सिस्टम के कोलैप्स की निशानियां हैं। ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका हुआ है और वही हम कहते हैं, आपने अपना मैनिफेस्टो भी निकाला है कि हमने इस सिस्टम को चेंज करना है, जहां इंस्टीट्यूशंस अपना एतमाद जो है वो रिटेन करेंगी, उनको मतलब उसको रीगेन करेंगी। और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी अब आपकी ऑनवर्ड यहाँ से आगे क्या है? 5 दिन रह गए इंतखाबात में, जब आपके साथ इतना कुछ हो गया है, आपको लग रहा है कि आपके जो इंडिपेंडेंट्स आएंगे वो टिक पाएंगे पार्टी के साथ? बिल्कुल टिकेंगे जी। हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी सिर्फ एक सेंटेंस है, 8 फरवरी को जाके अपना वोट डालें। दिस इज आवर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। वोट ताकत है। वोट की ताकत से लोगों ने सिस्टम को बदलना है। सिर्फ वोट नहीं डालना, बल्कि जो पैगामात भी आ रहे हैं खान साहब के भी, वो ये कि वो फॉर्म 45 पे बड़ा फोकस कर रहे हैं कि भाई वो फॉर्म लेके आना, जो आपके होंगे ना पोलिंग एजेंट्स, उनके बारे में भी बातें आ रही कि शायद वो भी जो है उस दिन टिक ना पाए, यानी कि सही कह रहे हैं। मुश्किलात होगी काफी ज्यादा। नॉमिनेशन फॉर्म्स में जो कुछ हुआ आपने देखा, जिस तरीके से प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स को अबडक्ट किया गया वो भी आपने देखा। उससे पहले हमारे लोगों के जो पॉलिटिकल हमारे लीडर्स थे उनकी अबडक्शन, उनको टॉर्चर, उनकी कन्वर्शन ऑफ पॉलिटिकल लॉयल्टीज, वो भी आपने देखा। तो इलेक्शन डे के ऊपर हमें कोई जोम नहीं है कि कुछ नहीं होगा। हमें पता है कि ये लोग वोटर्स को पोलिंग स्टेशन से जाने से रोकेंगे। हमें पता है कि हमारे पोलिंग एजेंट्स को किडनैप किया जाएगा। हमें पता है कि अगर किडनैप नहीं किया जाता तो उनको बाहर निकाला जाएगा पोलिंग स्टेशन से, ताकि ये फजिंग कर सके। जो भी इन्होंने करना है वो करें। हम पूरी तरह आगाह हैं। उसके बावजूद हम बैन कर रहे हैं कि हमारे तमाम जो फॉलोअर्स हैं, हमारे जो वोटर्स हैं, वो पोलिंग स्टेशन के ऊपर जाएंगे और वोट देंगे और फिर वोट की डिग्निटी को ये डिफेंड करेंगे, वहां रहेंगे। अच्छा, मामला अब यहां तक रुकेगा नहीं। जिस तरह मैंने बात की अपने इंट्रो के अंदर भी कि अब 9 मई वाला मामला भी खुलने वाला है और उसमें आज 3 वादा माफ गवाह सामने आ गए हैं, बल्कि 4 आए हैं। उमर तनवीर भट्ट हो गए, जिसमें सदाकत अब्बासी हो गए, वासिक क़य्यूम अब्बासी हो गए, और अजमल साबर साहब जो है, करंट अजमल साबर, जो कि आपके अभी भी MNA के कैंडिडेट हैं रावलपिंडी से। ये भी बाकी जो 3 हुए हैं उसी तरह ये भी हो जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। तो फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा। 14 साल की सजा हुई है, 10 साल की सजा हुई है, लेकिन आपका एक टिकट होल्डर बाद आप गवाह बन रहा है, ये कर्नल रिटायर्ड अजमल साबर साहब जो हैं, ये आपके टिकट होल्डर हैं नेशनल असेंबली के। वो टिकट होल्डर नहीं रहेंगे। अगर गलती से टिकट उनको दे दिया गया है या उनकी उसके बाद लॉयल्टीज बदली गई हैं, किस तरीके से बदली गई हैं, किस किस्म का टॉर्चर उनके ऊपर किया गया, क्या ट्रीटमेंट उनके साथ किया गया, हम तो नहीं है पता ना उसका। वो तो जब अगर उनसे बात होगी तो पता चलेगा कि क्या है। की वेबसाइट के ऊपर तो आप पीछे देखिए ना, जी आप जो हमारी पॉलिटिकल लॉयल्टीज बदली हैं, आप उनके साथ जो सलूक हुआ वो भी आपको पता है, सबको पता है। अभी इन्होंने ज़ाहिर शेख रशीद के खिलाफ दी है गवाही, मामला वहां तक आपको पता रुकेगा नहीं, खान साहब पे आना ही आना है। तो इन्हें आप कह रहे हैं कि अजमल साबर साहब जो है, इनकी आप जो नॉमिनेशन है वो विड्रॉ करेंगे कि इन्होंने वादा माफ गवाह या इन्होंने गवाही जो दी है वो क्यों अभी सामने आ जाए ना, पता चल जाए हमें कि क्या होता है। तो आप उसकी बेसिस के ऊपर ही हमने डील करना है ना उसके साथ। ऑब्वियसली अगर ये सारा कुछ है तो वो हमारे कैंडिडेट नहीं रहेंगे, हमारे सपोर्टेड कैंडिडेट नहीं रहेंगे वो, बिल्कुल, दैट इज अंडरस्टूड। अच्छा, ये बताएं मुझे कि ये डील वाला क्या माजरा है? एक तरफ अभी आज से 5 दिन पहले भी मैं खान साहब के बयान सुन रहा था, जो जेल में उन्होंने साफियों से बात की कि मैं बातचीत करने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा मैं फौज से बात करूंगा जो सबसे ताकतवर, बाकी मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करूंगा। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं मुझे डील ऑफर हो रही थी, मैंने नहीं ली। ये क्या 2 मुतजाद चीज़ें सामने आ रही हैं? मुतजाद चीज़ें तो बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैंने आपके प्रोग्राम में भी मेरा ख्याल कहा था कि बहुत सारे प्रेशर्स थे हमारे ऊपर। उसका उन्होंने इजहार किया है कि जब वो अटक जेल में थे, उनकी स्टेटमेंट जो बाहर आई है, क्योंकि हमें तो मिलने ही नहीं दिया जाता उनसे कि हम जाके बैठ के क्रॉस द टेबल बैठ के उनसे बात करें, डिटेल्स दें, सारा कुछ करें। मैंने पहले भी शायद आपको बताया था कि मेरे पास 6, 7, 8 कोर्ट्स के परमिशंस पड़ी हुई है और मैं जाता रहा हूँ अडयाला जेल में, अटक में भी गया था, अडयाला में भी गया था। वहाँ इंतजार करवाते हैं, उसके बाद वापस भेज देते हैं। तो हमें पता चले, तो हमें हकायक का इल्म हो ना। पॉलिटिकल लीडरशिप में से किसी को नहीं मिलने दिया गया। ये जो स्टांस है कि मर जाऊंगा या 1000 साल तक जेल में रहूंगा, डील नहीं करूंगा, ये सिर्फ इलेक्शन तक रहेगा या इलेक्शन के बाद फिर नरमी आ सकती है मौकिफ के अंदर? नहीं, नरमी किस किस्म की आप बात कर रहे हैं कि हम डील करेंगे? डील हम नहीं करेंगे। डील किसी किस्म की नहीं होगी। अब असूल की बुनियाद के ऊपर लड़ाई होगी और जारी रहेगी जब तक के हालात ठीक नहीं होते हैं। सही। और वो हमारा जो हालात ठीक होने की बात जब मैं करता हूं, वो मैं वोट की ताकत से करता हूं। सिर्फ और सिर्फ वोट की ताकत जो है वो हालात को ठीक कर सकती है। और कोई ताकत 5 साल बाद जाके मिलना, आपको लग रहा है कि 5 साल तक आप सस्टेन कर पाएंगे? कौन 5 साल तक सस्टेन करना? 5 साल बड़ा लंबा अरसा होता है। बहुत कुछ हो जाता है उसमें। अच्छा, पहले आप यहां तो देखें ना 8 फरवरी को क्या होता है। पहले वो सैलाब तो रोके ना जो आ रहा है। अच्छा, लोगों का। ये बताएं मुझे कि ये जो बुशरा बीबी बनीगाला मुंतकिल हुई हैं, लोग उसे भी आपके मुखालफिन डील से जो है मंसूब कर रहे हैं, ये उनका गलत फैसला नहीं था जाना बनीगाला? वो खुद भी कह सकती थी मुझे रुकना है वहीं पे अडयाला जेल में, मुझे रोका जाए। आपको कैसे पता कि उन्होंने नहीं कहा? आपको कैसे पता कि उन्होंने नहीं कहा?
क्योंकि वो उस वक्त जेल में नहीं पहुंची भी नहीं थी जब ये सारा कुछ फैसला उन्होंने सुबह सुना दिया। तो रेस्ट उसके हाउस बाद में वो ऑफ अंदर नहीं गई करना हैं चाहिए और था। उसके बाद हम उनको खान साहब को भी ये पता था कि उसको किसी और सेल में रखा हुआ है। उन्होंने कहा जी उसको कंबल भेज दें, बिकॉज सर्दी बहुत है। इट इज देन के इट वाज डिस्क्लोज्ड कि जी उनको बनीगला भेजा हुआ है। तो क्या डील है उसमें? उसमें बीबी का, बुशा बीबी का भी जो हमें जो पता चला, उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था। और वहां उनको जिस कंडीशन में रखा हुआ है वो जेल से बदतर है। अच्छा, एक छोटे कमरे में उसको कन्फाइन कर दिया है, उसको डार्क कर दिया है, किसी किस्म की एक्सेस नहीं है, रोशनी की एक्सेस नहीं है वहां। अब देखें तो सही, आपको जाए, मैं आपको अर्ज करता हूं जाएं, गो एंड सी द कंडीशंस। जो आप डील की बात करते हैं, ये बाकी लोग जो डील की बात करते हैं। आप पीटीआई के इलेक्शन कमिश्नर भी हैं। इलेक्शन अचानक पहले आपने शेड्यूल किया, फिर मुलतवी किया, क्या वजह थी? शेड्यूल करने की वजह क्या थी, हिकमत क्या थी उसके पीछे, और मुलतवी क्यों किया? शेड्यूल पर इशू करने के बाद अब इलेक्शन से पहले इलेक्शन करवाने की हिकमत सिर्फ ये थी कि हम चाहते थे कि एक टेक्निकलिटी है जो हमने पूरी करनी है। लेकिन जिस दिन हमने अपना जनरल बॉडी करवाई थी, वो जो रियासत की फस्तायत है वो नमूदार हो गई थी। मैं बैठा हुआ था यहाँ सेंट्रल ऑफिस में, मैं बीइंग द फेडरल इलेक्शन कमिश्नर, आई वाज टू कंडक्ट द इलेक्शन। और हमारे पीछे जो है, हमारे वहाँ हमने वो टेंट्स वगैरह लगाए हुए थे ताकि लोग तो वहाँ वो रियासत की फस्तायत जो है उसका ब्लेटेंट मुजाहरा वहाँ हुआ। जो रास्ता था ब्लॉक कर दिया गया, हमारे दफ्तर को सील कर दिया गया। कोयटा में भी एक मुसालिती कमेटी बनाने की पेशकश की है तहरीक इंसाफ को, वो कह रहे हैं मिल के आगे जरा मामला। मेरा रिस्पांस देख लेना था आपने जो मैंने दिया है। वो कहते हैं कि जब पता चला है कि जी मेरी क्या बसात है या क्या है, तो वो कशकोल लिए आप पीटीआई के दर के ऊपर आ गए हैं जी कि छोड़ें, बैठे हमसे बात करें। तो मेरे भाई, हम उस कशकोल में कुछ डालने को तैयार नहीं है। उसके कशकोल में उसके साथ है एक प्रिंसिपल रसूल के ऊपर लड़ेंगे हम। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने तफसील गुफ्तगू मुलाहिज़ा की कि साफ के मरकजी सेक्रेटरी तलात रऊफ हसन साहब की। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली क्या होगी इंतखाबात में, और इंतखाबात के बाद की हुकूमत साजी के वाले से बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब से। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून की कैंपेन भी भरपूर जोर शोर के साथ जारी है। इंतखाबात के अंदर आज गुजरांवाला में जलसा था मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ का, मरीम नवाज का, लेकिन अभी तक पीएमएलएन जो है वो कुछ चीज़ों के वाले से इनडिसाइसिव है, और उस पर हम आगे चल के बात करेंगे। जिसमें सबसे ज़्यादा अहम बात है वो सीएम पंजाब के वाले से पीएमएलएन ज़रा अभी तक फैसला नहीं कर पा रही, या फैसला हो चुका है बता नहीं रहे। और इसके अलावा जनाब जो हम बात करेंगे पीएमएलएन की कैलकुलेशंस क्या है नंबर ऑफ सीट्स के वाले से, और जो फैसले आ रहे हैं खान साहब के खिलाफ, इसका क्या पीएमएलएन को फायदा होगा। मैंने ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सर ये बताएं कि ये जो 2018 में आपकी पार्टी को इस तरह से सजाएं हो रही थी, आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ को हो रही हैं पे दर पे सजाएं। ये बताएं सर कि ये जो हो रहा है, आज उन्हें इद्दत केस में सजा दी गई है, ये है तो एक निजी मामला जिसमें 7 साल की सजा दे दी गई है, कैसे देखते हैं आप इस सजा को? आज पब्लिक फिगर का कोई भी प्राइवेट मामला नहीं होता। पब्लिक फिगर के सारे मामले जो हैं उसकी फैमिली के, उसके बच्चों के, उसकी बेगम के, तो सारे मामला जो हैं वो पब्लिक स्क्रूटनी के जो है वो उसमें होते हैं, उस पर फोकस होता है। इसलिए ये बात जो है मैं बिल्कुल गलत है कि जी ये प्राइवेट मामला है। प्राइवेट मामला तो फिर तोशाखाना वाले प्राइवेट मामला कि उन्होंने गाड़ी ली और गाड़ी उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दी। फिर इसी तरह जो बाकी मामला आते हैं जी कि वो जी उनकी पार्टी का मामला है, अगर वो माल खा गए हैं या कोई गड़बड़ की है उन्होंने, वो भी उसी तरह का मामला है। इसी तरह वो जिस तरह वो कहते हैं साइफर जो है वो मेरा मामला था, तो ये देयर इज ए लिमिट टू इट। आप जब पब्लिक लाइफ में हो तो आपकी कोई चीज प्राइवेट नहीं होती, हर चीज पब्लिक स्क्रूटनी में होती है। ये मेरी राय है, आप इससे माजरत के साथ सर ये कंपैरिजन नहीं बनता, चूंकि निकाह जो है ये प्योरली एक जाती नौयत का मामला है। जब तोशाखाना की बात करें, ये भी सरकारी तहफ़ की बात है, साइफर की बात करें तो वो भी सरकारी राजों की बात होती है, ये निजी मामला है सर। मैं आपको एक मिसाल दूं, गैरी हार्ट एक कैंडिडेट थे प्रेसिडेंशियल, आज से कुछ 20-25 साल पहले अमेरिका में। उनकी एक तस्वीर छपी थी कि वो सन बेदिंग कर रहे थे किसी खातून के साथ जो है, तो मेरा मतलब है कोई उन्होंने जो भी सन बेदिंग के कपड़े होते हैं पहने हुए थे, एक बोट के डेक के ऊपर लेटे हुए थे। उस तस्वीर पे उनको प्रेसिडेंशियल रेस में ही वाज फ्रंट रनर, उनको विड्रॉ करना पड़ा। मेरा अपना ख्याल है कि हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लिबरल हैं। जो आप आर्गूमेंट दे रहे हैं, ये आर्गूमेंट जो है जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है जहाँ पे डेमोक्रेसी जो है हमसे बहुत बेहतर है, वहाँ पे ये आर्गूमेंट नहीं चलता।
वहाँ पे यू आर ओपन टू क्रिटिसिज्म, यू आर ओपन टू स्क्रूटनी बाय पब्लिक, बाय मीडिया। आप लोगों का जो है कल कोई कह दे जी कि खुदा न खास्ता किसी का बच्चा जो है वो करप्शन कर रहा है, वो कहे जी प्राइवेट मामला, बच्चा उनका करप्शन कर रहा है, आपको क्या तकलीफ है? तो ये तो कोई लिमिट नहीं होगी आपको। यू हैव टू ड्रॉ द लाइन समवेयर, बियॉन्ड दिस यू नो थिंग्स वोंट बी एक्सेप्टेबल अगर ये लाइन क्रॉस। लेकिन खालिद साहब, ये इस सारी जो सजाएं हैं, इनका कोई मकसद तो नजर आ रहा है। ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि इलेक्शन से सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो 3 सजाएं बैक टू बैक दे दी जाए। ये चीजें इनके वो देखें, मैं इस बहस, लंबी बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन आप देखें 6-6, 7-7 साल जो है उनके वोकला ने तरीके लिए हैं, मुख्तलिफ केस लिए हैं उनके मुख्तलिफ केसेस में। अभी भी पिछले 1.5 साल से, 1.25-2 साल से जो है उनके जो वो हैं वोकला जो है वो तारीखें ले रहे हैं और डिले करने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि अदालती सिस्टम ने भी तो किसी दिन हरकत में आना होता है ना कि किनिया तरीका लगो तो जाएगा। तो सर, ये इन सजाओं से मुस्तक़बिल नून को फायदा होगा नशिस्तों के एतबार से कि आपकी सीटें बढ़ जाएंगी या वोटर आपको ज्यादा वोट डालेंगे पीटीआई के भी? हमें कोई न जो है, मेरा अपना ख्याल है कि इंडिपेंडेंटली जो है पिछले 12-15 रोज से या 20 रोज से जो है एक सर्ज जो है वो नून लीग के लिए, मियां नवाज शरीफ के लिए जो है सर्ज जो है वो आपको क्लियर कट नजर आ रही है। हम हलकों में बैठे हुए हैं, हमें पता लगता है कि हमारी फेवर में या हमारे अगेंस्ट जो है क्या हालात हैं, वो बिल्कुल फील होता है। ये बंदा उससे आंखें नहीं बंद कर सकता। एक सर्ज है और पीटीआई के मुतल्लिक जो कहा था, जो मीडिया के या और लोगों के जो एस्टिमेट्स थे, अगर वो सही भी थे तो वो रिसीड कर रहे हैं। जिस तरह पानी नहीं उतरता उस तरह ये पानी उतरता है कि एक पानी का एक रेला था और वो सबसाइड कर गया। दिस इज माय हम्बल ओपिनियन। अल्लाह ताला मुझसे कोई तकब्बर की बात ना बुलाए, जो है मैं अल्लाह ताला से माफी मांगता हूँ। ये रेला की सबको बहा के ना ले जाए। साथ ये बताइए साहब मुझे कि अब इलेक्शन में जब हमसे 5 दिन की दूरी पर हैं तो मुस्लिम लीग नून की कैलकुलेशन क्या है? आपकी पार्टी कहाँ खड़ी है? कितनी सीटें कौमी असम्बली की कम से कम आप ले सकते हैं? देखें समर, मैं व्हेन यू आर इन इट तो फिर कैलकुलेशनें नहीं करनी चाहिए। मेरा मतलब आप जो है पानी में दाखिल हो गए हैं, ठंडा है या गर्म है या बहाव तेज है या बहाव स्लो है, तो ये तो अब आप अपनी मेहनत पूरी करें और नतायज जो है अल्लाह की मर्जी पे छोड़ दें। मैं दिस इज हाउ आई बिलीव। मैं फिर उसकी आई हैव टू पुट इन माय बेस्ट एंड आई हैव डन दैट अल्हम्दुलिल्लाह। 4-5 दिन अभी बाकी हैं, तो भाई ये अब अल्लाह मालिक है, मैं उसके सपोर्ट मामला कर देते हैं। सर, आपके कुछ साथी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, जिनमें राना साउल्ला साहब हो गए, हसन इकबाल साहब हो गए, वो तो कह रहे हैं कि ज्यादा सीटें हम बड़ी आसानी से ले लेंगे नेशनल असेंबली की। वो उनका सियासी समझबूझ जो है वो इससे बेहतर होगी। मैं उस तरह के एस्टिमेट नहीं करता, तो सारी जिंदगी एस्टिमेट नहीं की थी, बगैर एस्टिमेट तो जिंदगी गुजार दी थी, अल्लाह ने बड़ा चंगी की थी। सर, एक खबर चल रही है कि मियां नवाज शरीफ ने कहीं अंदरूनी सर्कल्स में कहा है कि पार्टी अगर सादा अक्सरियत ले लेती है तो फिर मैं वज़ीर आज़म आऊँगा, अगर नहीं मिलती, अगर कमज़ोर हुकूमत मिलती है तो फिर मैं खुद नहीं आऊँगा, फिर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के कैंडिडेट होंगे। क्या है ऐसा? मेरे नहीं ख्याल को ऐसी बात हुई है, मुझे कम से कम इल्म नहीं है। मैं लाहौर बड़े देर से गया नहीं हूँ। मियाँ साहब सियालकोट आए थे। मुझे मैं कुछ ज़्यादा इतना इंक्विजिटिव नहीं हूँ। बातें पता लग जाए तो पता लग गई, ना पता लगे तो गुजारा कर लेते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बात कोई ऐसी है, मेरा नहीं ख्याल। तो सर, आपका मशवरा क्या होगा? अगर कमजोर हुकूमत मिलती है, कोalition जोड़ जाड़ के, वो मियां नवाज शरीफ को लेनी चाहिए? मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत कमजोर होगी। मैं इस बात से आपसे जो है थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत कमजोर होगी, स्टेबल हुकूमत आएगी इंशाल्लाह। सर, वज़ीर आला पंजाब के वाले से मुस्लिम लीग नून ने कुछ तय किया है कि कौन आ रहा है, या फैसला हो चुका है कि भाई आप अनाउंस नहीं कर रहे? कुछ इत्तला तो आ रही है मरीम नवाज साहब के वाले से कि फैसला हो चुका है, आप लोग अनाउंस नहीं कर रहे? नहीं, मैं कोई मेरा देखें, अगर कोई फैसला हुआ है तो ये टॉप लीडरशिप में आपस में कोई फैसला हुआ होगा। मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ उस फैसले का। मैं मेरी जो जितनी भी मेरी सियासत है उसमें मैंने कभी इतनी क्यूरोसिटी या खोज ये चीज़ों की नहीं लगाई। इस तरह मैंने पहले आपको कहा है कि जैसे चीज़ें आती हैं मैं उनको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जो भी फैसला करेगी पार्टी लीडरशिप, किसी को चीफ मिनिस्टर बनाएगी, कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा,
आमीन कहेंगे। फैसले तो मियां नवाज शरीफ ने करने हैं। जब फैसले उसके हाथ में है तो मुझे पूरा इत्मीनान है कि फैसले ठीक होंगे, अल्लाह ताला खैर करेगा। ख्वाजा साहब, वैसे आपका काम खोज लगाना नहीं, लेकिन हमारा काम खोज लगाना है, और हमने खोज ये लगाई है PMLN के कैंप से कि मरीम नवाज को ही मियां साहब जो है वो वज़ीर आला पंजाब लाना चाह रहे हैं। तो आप इस खोज को, खबर को कंफर्म करते हैं क्या? मैं मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन अगर मरीम नवाज को मियां नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं तो आई डेफिनेटली एंडोर्स दैट डिसीजन, डेफिनेटली एंडोर्स दैट। सही है सर, ये बताएं कि पीपल्स पार्टी बतौर इत्तेहादी 16 माह आपके साथ रही, तजुर्बा कैसा रहा? और ये बताएं कि अगर मुस्तकबिल में दोबारा आपको जरूरत पड़ जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की, तो पीपल्स पार्टी को दावत देंगे हुकूमत में शामिल होने की? देखिए, मैं तो बार बार कह रहा हूँ मीडिया के ऊपर कि जो है, अगर उन्होंने 14 महीने हमारे साथ गुजार लिए हैं और बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ जो है, मेरा मतलब है हवा नहीं गुजरती थी मियां नवाज शरीफ में और बिलावल में जो है, मैंने नेड़े आए थे सन, तो उसके बाद जो है अगर आप फिर दोबारा करवाए तो हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसी चीज को नामुमकिन है। वैसे सर, लगता नहीं है कि पीपल्स पार्टी जो है वो नवाज शरीफ साहब की लेड गवर्नमेंट में बैठे, अगर शहबाज शरीफ साहब करते फिर शायद उनके साथ बैठ जाए, जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने बयान दे चुके हैं कि लगता नहीं अब वो मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में बैठ सकें। मेरा अपना ख्याल है, समझ के ये अगर पीपल्स पार्टी जो है ना बेनज़ीर शहीद का जो विरसा है, मिसाक़े जमहूरियत, अगर उसको जो है सामने रखेगी या उसको जो है एक प्रिंसिपल्ड जो है एक पोस्टरिंग करेगी, उसको सामने रख के, तो फिर पॉसिबल है, फिर एनीथिंग इज पॉसिबल। यू नो, मियां साहब विल ऑलवेज रिस्पेक्ट द लेगेसी ऑफ बेनज़ीर शहीद, एंड बल्कि उनकी जॉइंट लेगेसी है मियां नवाज शरीफ की और मोहतरमा बेनज़ीर शहीद की। तो सर, ये इम्कानात की बात जब हो रही है ख्वाजा साहब, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद लोग मुंतखब होकर आएंगे, तो क्या नून लीग उनको भी हुकूमत में शामिल करने की दावत दे सकती है? कंसिडर कर सकते हैं, कि बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई लोग आते हैं और उनके वो कोई जो पिछले 1.25 साल 1.5 साल में जो उन्होंने उन लोगों ने किरदार अदा, खुसूसन 9 मई के हवाले से, तो जरूर कंसिडर हो सकते हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है, समर अगर नजर दौड़ाएं तो ज्यादातर बंदे पुराने तो उन्होंने किसी को टिकट ही नहीं दिया, सारे नए चेहरे ले आए हैं, आजाद हैं, कुछ काले कोट वाले ज्यादा हैं, काले कोट और काले टाइयों वाले जो हैं तो उनके सब समझते हैं कि ज़ेरा बख्तर है, कोई इनके ऊपर मुकदमा या गिरफ्तारी नहीं होगी, तो इसलिए उनको टिकट दिए गए हैं। बाकी तो जो उनके जो ट्रेडिशनल लोग थे 2013 वाले या 2018 वाले, वो तो उनकी बेशतर तादाद जो है लीडरशिप ने फारिग कर दी। शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, तज़िया शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन से पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भरपूर कैंपेन कर रही हैं। पीपल्स पार्टी के भी जलसे पूरे मुल्क के अंदर जारी है, बिलावल भुट्टो जरदारी के, जहां वो मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून की बात करें तो मुस्लिम लीग नून भी पूरे मुल्क के अंदर भरपूर जलसे कर रही है। तहरीक इंसाफ के जलसे उस तरह से नहीं हो रहे, जो उनके कैंडिडेट्स हैं वो अपने अपने हलकों तक ही अपनी अपनी कैंपेन रन कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन के बाद का जो सिनेरियो होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इतनी ज़्यादा जब हमने देखी है कि एक दूसरे के ऊपर तनकीद जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान हुई है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितनी मुस्लिम लीग नून पर तनकीद की है, क्या इलेक्शन के बाद अगर इन तीनों जमातों में से दो को आपस में बैठना पड़ जाता है तो उसमें मुमकिना सिनेरियो क्या बन सकता है और मंजरनामा क्या बनेगा पाकिस्तान का सियासी? चूँकि इंतखाबात में अब सिर्फ 5 रोज़ बाकी रह गए हैं, किस पोलिटिकल पार्टी की किसके साथ जो है वो मुमकिना इलेक्शन के बाद इत्तेहाद हो सकता है? क्योंकि इतनी ज़्यादा तनकीद के बाद बड़ा मुश्किल होगा पोलिटिकल पार्टीज़ का एक दूसरे के साथ बैठना, मिलकर हुकूमत करना, जैसा हमने पिछले 16 महीने में देखा था। तो नून लीग की अगर हम बात करें तो नून लीग में भी बहुत ज़्यादा अभी तक कन्फ्यूजन बरकरार है। मियां नवाज शरीफ उस तरह से बढ़ चढ़कर कैंपेन में हिस्सा नहीं ले रहे। आज वो घे गुजरावाला के जलसे में, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ज़्यादा वो स्टेज जो है वो मरीम नवाज को देते हैं और शहबाज शरीफ जो है वो ज़्यादा हमें इंटरेक्ट करते हुए हर जगह पे नजर आते हैं, नौजवानों के साथ भी। और कल मियां नवाज शरीफ ने जो
फैसलाबाद के जलसे में दो इंतहाई अहम बातें की, उससे ये चीज़ किसी हद तक जो है जो एक बात चल रही है कि शायद मियां नवाज शरीफ जो है वो शहबाज शरीफ को दे दें वजारत उज़्मा, उसमें काफ़ी हद तक तकवीत मिलती है। एक उन्होंने कल कहा फैसलाबाद के अंदर मियां नवाज शरीफ ने कि मियां शहबाज शरीफ साहब, ये फैसलाबाद के लोगों को आपने मेट्रो तक जो है नहीं रखना, इनको आपने ऑरेंज ट्रेन देनी है। फिर दूसरा मियां नवाज शरीफ ने कल के फैसलाबाद के जलसे में जो जुमला कहा वो बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा मानी खेज था कि शहबाज शरीफ साहब 5 साल बाद मैं आपसे पूछूंगा ये फैसलाबाद के अंदर कोई एक बंदा भी बेरोजगार ना रहे, तो वो ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, ये बड़ा अहम मामला है। इस पे हम तज्ज़िया शामिल करेंगे सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब का। बहुत शुक्रिया, आपने प्राइम में अपना कीमती वक्त दिया। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको मुमकिन अब पॉलिटिकल जो है सिनेरियो क्या बनता हुआ नजर आ रहा है कि आज फिर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को एक और केस में सजा हो गई, इसका पर्टिकुलरली जरा बता देंगे तहरीक इंसाफ के वोटर पर क्या असर पड़ेगा, मनफी या मस्बत? मेरा तो ख्याल है कि जी मोटिवेट अब ज्यादा करेगा, बल्कि जिस स्पीड से और जिस तरह हो रहा है मुझे तो लग रहा है कि बहुत सारे न्यूट्रल वोटर्स भी अब शायद सिंपैथी वोट उनमें भी आ जाए और वो कहें कि जी हो क्या रहा है, आखिर एक आधी सजा होती है, 2 सजाएं होती हैं, अब अगर निकाह के केसेस में भी 7-7 साल कैद होनी है, तो मेरा ख्याल है ये ओवरकिल बहुत ज्यादा हो रहा है। और स्ट्रेटेजिकली आई डोंट थिंक इट्स अ गुड प्लान, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि इतना ज्यादा अगर आप करेंगे तो फिर उसका रिएक्शन फिर एक पॉइंट के आगे बहुत ज्यादा रिएक्शन आता है। अगर मकसद ये था कि इमरान खान इलेक्शन से बाहर हो जाएं, अगर मकसद ये था कि उनकी पार्टी तितर बितर हो जाए, तो ये चीजें तो पहले हो गई हैं। अब ये फर्दर केसेस से मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या अचीव किया जा रहा है। आई थिंक ये एक्सेस हो रहा है, बिल्कुल बैलेंस लूज कर रहे हैं और इसका उनको फायदा ही होगा, नुकसान तो हो नहीं सकता। अच्छा मार साहब, अब इंतखाबात से हम सिर्फ 5 दिन की दूरी पर हैं, आपकी कैलकुलेशन क्या है ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए और बाकी जो मरूजी हालात हैं उनको देखते हुए, आपको मुमकिन जो नंबर गेम है पॉलिटिकल पार्टीज़ की वो क्या बनती नज़र आ रही है? नून लीग को आप कहाँ तक ज़्यादा देख रहे हैं नंबर ऑफ सीट्स के एतबार से नेशनल असम्बली में, पीपल्स पार्टी को कहाँ तक ज़्यादा देख रहे हैं, तहरीक इंसाफ को तमाम तर मुश्किलात के बावजूद आप कितनी सीटें मिलती देख रहे हैं? समझ देखिए, एक चीज़ तो तय है ना कि पीटीआई को तो किसी कीमत पे आने नहीं दिया जाएगा, और अब तो बहस ये है कि पीएमएलएन को सिंपल मेजॉरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, बिकॉज प्ले बुक तो बड़ी क्लियर है। आपको नजर आ रहा है कि कोalition गवर्नमेंट बनेगी, अगरचे पीएमएलएन डेस्परेटली चाहती है कि मियां साहब वगैरह कि उनको सिंपल मेजॉरिटी मिले ताकि वो अगर कोalition भी बनाए तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बनाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतना इंस्टीट्यूशन या कोई और इतना सारा मलबा अपने सर पे इसलिए डाल रहा है कि पीएमएलएन कोई चौधरी बना दे। तो मर साहब, क्या ये जो कैलकुलेशन मुख्तलिफ आ रही हैं, खबरें भी आ रही हैं कि सादा अक्सरियत नून लीग को यानी क्लियर मेजॉरिटी मिलने की सूरत में वज़ीर आज़म कोई और होगा, यानी मियां नवाज शरीफ होंगे, और अगर क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है, कमज़ोर सी हुकूमत अगर मिलती है इत्तेहादियों के साथ मिलकर, तो उस सिनेरियो में मियां नवाज शरीफ की जगह शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हो सकते हैं अगले, है ऐसा कुछ? अभी इन्होंने फैसला किया नहीं है, लेकिन यही चीजें डिस्कस हो रही हैं। लेकिन मुझे सिंपल मेजॉरिटी समझ नजर नहीं आती। मुझे तो अगर आप पूछें तो जो एनालिसिस है मेरा और जो इंफॉर्मेशन लोगों से, रेलेवेंट लोगों से बात करके लगता है, तो मेरा ख्याल को 105 और 110 के दरमियान में मुझे नजर आ रही हैं, और ये मैं रिजर्व सीट्स डाल के बात कर रहा हूँ। ये जो हम बातें सुन रहे हैं पीएमएलएन से कि जी खाली पंजाब से ही हम 100 सीटें उठा लेंगे, दैट साउंड्स हाईली इम्पॉसिबल एंड इम्प्रॉबेबल। तो लीड पार्टी नजर आ रही है डेफिनेटली, और सबसे बड़ी पार्टी नजर आएगी, उसमें भी मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ा आस्क होगा कि सिंपल मेजॉरिटी दे दी जाए, बिकॉज अगर एक पार्टी को हटाया गया है, सब कुछ किया गया है, उसके बाद अगर एक दूसरी पार्टी को बहुत मजबूत किया जाता है और कल को एक पेज में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा पावर्स दैट बी के लिए दूसरी पार्टी को भी एकदम हटाना या ये चीजें करना। तो मेरा ख्याल है सब में एक तवाज़ुन रखने के लिए किसी को भी बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं होने दिया जाएगा। मलिक साहब, ये वज़ीर-ए-आला पंजाब के वाले से मुस्लिम लीग नून ने अभी तक कुछ तय नहीं किया या तय कर चुके हैं, किसी को बताना नहीं चाह रहे? आई थिंक पंजाब में तो तय हो गया हुआ है कि मरियम नवाज साहिबा जो है उनको चीफ मिनिस्टर बनाने का फैसला हो गया हुआ है। सिर्फ अब इशू ये है कि ऊपर की क्या अरेंजमेंट है, बिकॉज अगर ऊपर शहबाज साहब आते हैं फिर तो बिल्कुल ही कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर मियाँ साहब आते हैं तो फिर हो सकता है मियाँ साहब एक महदूद मुद्दत के लिए आएँ और इधर मरियम इंस्टॉल हो जाए, मियाँ साहब भी आए महदूद मुद्दत के लिए,
एंड देन ही मूव्स ऑन अपना वो इलाज के लिए, और फिर शहबाज साहब टेक ओवर करें। ये ऊपर का फैसला असल में अभी नहीं हुआ, उसकी वजह से ये अनाउंस नहीं कर रहे, वरना प्लान और फैसला ये क्लियर हो चुका हुआ है कि मरियम नवाज को वज़ीर आला बनाने का फैसला वैसे हो चुका हुआ है, सब मोडेलिटीज तय हो रही हैं। तो इस सारी पॉलिटिकल इक्वेशन में आप पीपल्स पार्टी को कहां फिट इन होता देख रहे हैं? देखें, पीपल्स पार्टी मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन में आएगी। पहले लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बिलावल आराम से बनेंगे, और शायद पीपल्स पार्टी भी इस चीज़ को रखे हुए है कि अगर एक तारीख है मियाँ साहब की इंस्टीट्यूशन की, तो अगर तो शहबाज साहब आए देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मियाँ साहब आती हैं तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, वो आएंगे तो डार साहब को फाइनेंस मिनिस्टर बनाएंगे, डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर होंगे तो आप देख लीजिएगा आपको इख्तलाफ होते नजर आ जाएंगे। तो पीपल्स पार्टी विल वेट इन द विंग्स, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, दे विल वेट इन द विंग्स, कि अगर कल को कोई भी हो तो सेकंड ऑप्शन के तौर पे वो बिल्कुल रहना चाहेंगे। सर ये बताएं कि आज़ाद उम्मीदवार काफ़ी डिसाइसिव रोल प्ले करेंगे हुकूमत साजी में। 40 हैवी वेट्स इस वक्त आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसमें तरीके साफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो अलग हैं, उनको अलग करके। तो ये जो इंडिपेंडेंट्स होंगे ये किस तरह से असरअंदाज होंगे पूरी पॉलिटिकल इक्वेशन के ऊपर? ये डिस्ट्रीब्यूशन गेम प्लान के मुताबिक होगी ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जब इंडिपेंडेंट, देखिए 3000 से ज्यादा इंडिपेंडेंट्स आपके हैं। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज ने एमएनएस के लिए कैंडिडेट्स फील्ड किए हुए हैं उससे तकरीबन 1300 समथिंग ज्यादा हैं, और इनमें से काफी लोग हैं जो जीते भी जाएंगे, जितवाए भी जाएंगे। ये प्रेशर ग्रुप्स में ही बांटे जाएंगे, ये ना किसी एक ग्रुप में जाएंगे, ये उसी जो आपकी स्प्लिट मैंडेट है उसको बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल होंगे डेफिनेटली। सो कुछ आपको पीपल्स पार्टी में जाते नजर आएंगे, जैसे बलूचिस्तान गवर्नमेंट पहले ही आपको चेंज हो गई, पहले वो जा रही थी पीएमएलएन के साथ भेजा गया और वहाँ पे और लोग भी शामिल करवाए गए पीपल्स पार्टी में, तो बलूचिस्तान वो सडनली चेंज होगी इक्वेशन उसकी। सो ये भी पत्ते लग रहे हैं, और मेरा ख्याल है ये आखिरी 2-3 दिन के अंदर इलेक्शन तो अपनी जगह है, ये जो पावर गेम है ये भी बड़ी क्लियर हो जाएगी अगले 2-3 दिन में। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया, आपने तजिया सुना मोहम्मद मालिक साहब का, जिनका कहना है कि जो सियासी मंजरनामा है उस पर चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर होना शुरू हो गई है, लेकिन ज़्यादातर जो मज़ीद क्लैरिटी है वो अगले 1-2 रोज़ के अंदर आ जाएगी। लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी हैं कि किसकी गवर्नमेंट आनी है, किस तरह से आनी है, होना क्या है, और कोलिशन किसी के साथ बन सकती है। ये 1-2 रोज़ में चीज़ें मज़ीद जो हैं वो वाज़े हो जाएंगी। सबको शिद्दत से इंतज़ार है कि 8 फरवरी को जो है तमाम पाकिस्तानी जो लोग हैं, वोटर्स हैं, वो अपना हक़ राय इस्तेमाल करते हैं, तो जो है इलेक्शन जो है होगा और बेहतर तरीके से जमहूरी अमल जो है वो आगे बढ़ेगा। इसका हर किसी को बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।